नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, ये अभिनव प्रयास है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मैं स्पष्ट नहीं दिखूं लेकिन मैटर स्पष्ट दिखेगा, इतनी पक्की बात है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे इसमें सुधार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसका बड़ा लाभ आपको मिले, इसी कोशिश के अंदर मैं यहाँ ये प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो अपन ने कल चर्चा की थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर, उसी से हम आगे बढ़ेंगे और उसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, या ये कहूँ कि न्याय सिद्धांत में ही है। ठीक है, क्या वो है कि तीन वर्ग और तीन आत्माओं का सिद्धांत। आत्माओं का मतलब है कि आत्मा में पाए जाते हैं सद्गुण, वो तीन सद्गुण और उन तीनों से उत्पन्न होने वाले कार्य। क्लियर, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये सिद्धांत, पहली बात है कि सिद्धांत किसने दिया था, तो सिद्धांत दिया था पाइथागोरस ने। किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। इसमें उसने सद्गुण बताए तीन, विवेक, साहस और संयम। वहीं से प्लेटो ने ले लिए। ठीक, उसमें उसने एक बात नई अपनी तरफ से जोड़ी, वो ये थी कि संरक्षक वर्ग क्या होता है। इन तीनों को मिलाकर के एक नया सद्गुण उसने देने का प्रयास किया। ये सब चीज़ें उसने अपनी तरफ से ऐड की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तीन सद्गुण कौन से हैं। तो निश्चित रूप से हमने पहले ही पढ़े हैं, विवेक या बुद्धि, जिससे शासक पैदा होगा, शासक वर्ग पैदा होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। विवेक या बुद्धि से कौन सा वर्ग पैदा होगा? शासक वर्ग। साहस से सैनिक या सहायक वर्ग पैदा होगा। संयम या तृष्णा से उत्पादक वर्ग पैदा होगा। यह वर्ग उत्पत्ति के बारे में बात है। अब बात आती है कि जो शुरुआती दो वर्ग है ना, कौन कौन से? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। इन दोनों के मिलाकर के एक वर्ग बनेगा, इसका नाम है संरक्षक वर्ग। कौन सा वर्ग बनेगा? संरक्षक वर्ग। उसके बाद हम देखें कि इन तीनों को मिलाकर के कौन सा? विवेक, साहस और संयम, इन तीनों सद्गुणों को मिलाकर के क्या बनेगा? ध्यान रखना, यहां मैं सिर्फ दो ही मिला रहा हूं। कौन से? शासक और सैनिक। इन दोनों को मिलाकर के कौन सा वर्ग बन रहा है? सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग अलग रह रहा है। इसी प्रकार से अब की बार मैं सद्गुणों को मिला रहा हूं, और जब सद्गुणों को मैं नहीं मिला रहा, प्लेटो ने मिलाया था। ठीक है ना, जब सद्गुणों को मिलाया जा रहा है तो तीनों को मिलाया जाएगा, विवेक, साहस, संयम, इन तीनों को मिलाकर के, और चौथी चीज पैदा की जाएगी, इसका मतलब है न्याय। चौथी जो चीज पैदा होगी वो कौन सी है? न्याय। ठीक है ना, ये हमें समझना होगा। अब किस प्रकार से न्याय बनता है और कैसे, वो देखते हैं। तो चौथा तत्व बन रहा है, वो न्याय बन रहा है। ठीक, न्याय की बात करें, तीन से मिलकर के न्याय चौथा सद्गुण बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये चौथा सद्गुण जो रहा न्याय, उस चौथे सद्गुण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उपयुक्त चारों से मिलकर नहीं, इसको सही कर लेना भाई, उपयुक्त चार नहीं, उपयुक्त तीनों से मिलकर। क्लियर, उपयुक्त तीनों से मिलकर के और चौथा न्याय सद्गुण निर्मित हुआ। ठीक है, सेबाइन और फोस्टर ने इसके बारे में एक बात कही। तो प्लेटो ने चौथा सद्गुण बनाया, उस चौथे सद्गुण के लिए सेबाइन ने और फोस्टर ने एक एक बात कही। सेबाइन ने क्या कहा? उसने कहा कि न्याय एक बंधक है। न्याय क्या है? बंधक, जो समाज को एक साथ बांध के रख सकता है। न्याय बंधक है, समाज को पूरे क्या कर सकता है? वो एक साथ बांध करके रख सकता है। ये बात किसने कही थी? सेबाइन ने। न्याय एक बंधक जो समाज को एक साथ बांधे रखता है, बंधक है न्याय। ठीक है, उसी प्रकार फोस्टर ने कहा कि इसे जोड़ने की प्रवृत्ति को रचनात्मक प्रकल्पमूलक या आर्किटेक्टियन थ्योरी कहते हैं। दोनों बातों को स्पष्ट समझ लो। बात तो ये तो पक्की हो रही है कि न्याय तो बांधा तो जा रहा है, मतलब तीन जो सद्गुण थे उन तीनों को मिलाकर के चौथा सद्गुण न्याय पैदा किया जा रहा है। मतलब तीन को बांधा तो चौथा पैदा हुआ। तो बांधने की बात तो सेबाइन करेगा। वैसे सेबाइन में बै आ रहा ना, तो उससे तो बांधना कर लेना, बंधक, बांधा जाता है। ठीक, और जब फोस्टर की बात आए ना, तो पोस्टर लगाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो आर्किटेक्टियन थ्योरी याद रख लेना, रचनात्मक या प्रकल्प मूलक थ्योरी याद रख लेना। क्लियर है? इस थ्योरी को प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या होगा आपके सामने कि जो तीन सद्गुणों को जोड़ करके चौथा सद्गुण प्लेटो ने बनाया, उसे फोस्टर ने क्या कहा? तो फोस्टर ने क्या कहा? आर्किटेक्चर थ्योरी कहा, रचना प्रकल्प मूलक थ्योरी कहा। इसी प्रकार से ये परिभाषा देकर के पूछ सकता है कि ये जो है किसने कही? तो किसने कही? सेबाइन ने कही। ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण नोट है इसमें, वो ये कि इन चारों से मिलकर के, चार कौन से हुए? चार कौन से हैं? पहला कौन सा? सबसे पहला सद्गुण जो था वो बुद्धि, दूसरा साहस, तीसरा तृष्णा या संयम, और इन तीनों को मिलाकर के चौथा प्रकट हुआ। वो क्या प्रकट हुआ? वो था न्याय। ठीक, तो इस प्रकार से चार सद्गुणों की बात कौन कर रहा है? प्लेटो। क्लियर, विवेक, साहस, संयम यानी तृष्णा, और चौथा न्याय। इसमें जितने सद्गुण
मतलब जिस व्यक्ति में जितने सद्गुण, जिसमें जितने सद्गुण वह उतना अच्छा होगा। जिस व्यक्ति में जितने सद्गुण होंगे वो व्यक्ति उतना ही बेस्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, जिसमें सभी सद्गुण होंगे वो सर्वोत्तम होगा। जो व्यक्ति जिसमें सारे सद्गुण होंगे, सभी सद्गुण का मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति के अंदर ये चारों सद्गुण हो गए वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा, अर्थात राजा होगा। अब इस बात को समझना। देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, क्या कि शासक वर्ग है या दार्शनिक राजा, सिर्फ कोष्टक में लिखा था मैंने। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शासक वर्ग में दार्शनिक राजा शामिल है। ये मत समझ लेना कि जो विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति है वो दार्शनिक राजा बनेगा, बल्कि ये है कि दार्शनिक राजा तो बुद्धिमान भी होना चाहिए, साहसी भी होना चाहिए, संयम में तृष्णा वाला भी होना चाहिए। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। किसमें, दार्शनिक राजा में। लेकिन जो शासक वर्ग है उस वर्ग में केवल बुद्धि भी चलेगी, लेकिन अकेले राजा में केवल नहीं चलेगी। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये बात अच्छी तरह आपके समझ में आ चुकी होगी, सर्वोत्कृष्ट न्याय होगा। उसके बाद बात आती है कि न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का अर्थ है विशेषज्ञता या उत्कृष्टता। विशेषज्ञता या उत्कृष्टता, मतलब विशेषज्ञता उत्कृष्टता कैसे आएगी, जैसे मानो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शासन कार्य में भाग ले रहा है, अब वो शासन करते करते उत्कृष्ट होगा नहीं होगा, होगा। विशेषज्ञ होगा नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब यही है कि एक्सपर्ट हो जाना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब काम बार बार किया जाएगा तो उस कार्य में क्या होगा, एक्सपर्ट। यानी ये उत्कृष्टता या ये विशेषज्ञता ही न्याय होगी। और वो कैसे आएगा, वो दो कंडीशन में आएगा। कैसे आएगा, ये बात हमने पहले भी की थी, क्या कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानवीय आत्मा के गुण के अनुसार काम करे, और दूसरी बड़ी बात, गुण के अनुसार तो काम करे, लेकिन दूसरे काम में हस्तक्षेप भी न करे। बस ये दो काम कर लेगा ना तो क्या आ जाएगा, न्याय आ जाएगा। और इसी कारण से विशेषज्ञता और उत्कृष्टता को क्या कह दिया हमने, न्याय कह दिया। क्लियर। उसके बाद न्याय एक व्यक्ति का कर्तव्य। एक व्यक्ति के साथ न्याय कब होगा, जब वो अपने कर्तव्य, एक ही कर्तव्य, जो भी कर्तव्य एक लेगा, चाहे वो शासक का होगा, चाहे वो सैनिक का हो, चाहे उत्पादक का होगा, एक का ही लेगा। तो एक व्यक्ति एक कर्तव्य तो न्याय है, तो वो व्यक्तिगत न्याय हो गया। और एक वर्ग एक कार्य, तो ये वर्ग के समक्ष क्या हो गया, न्याय हो गया है। बोल सकता हूँ सामाजिक न्याय। इस प्रकार प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय बताए थे, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक, आगे चलते हैं, सार के रूप में देख लेते हैं बात को। सारांश क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्म प्रवृत्ति और सद्गुण के अनुसार कार्य करे और उसमें विशेषज्ञता हासिल करे, वह दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे। बस ये चीज अगर जिसके याद हो गई ना, उसको प्लेटो का न्याय याद हो गया। ये समझ लेना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म प्रवृत्ति और सद्गुण के अनुसार काम करे। भाई हर व्यक्ति अपनी आत्म प्रवृत्ति और जो सद्गुण, जो भी उसमें सद्गुण है, अब ईश्वर ने दिया है, उसके अनुसार काम कर ले और उसमें विशेषज्ञता हासिल करे, उसमें बेस्ट से बेस्ट करे, हाई क्वालिटेड करे। ठीक, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, जो खुद का काम है ना वही करे, दूसरे काम में हस्तक्षेप न करे। बस ये क्या है, न्याय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है CL वेपर। वेपर क्या कहते हैं इसके बारे में, उपयुक्त प्रावधान, उत्पादक वर्ग। अब समझना था, उपयुक्त प्रावधान, उपयुक्त संरक्षण और उपयुक्त नेतृत्व, तीन चीजें हैं यहाँ। क्या है समझना, उपयुक्त प्रावधान। प्रावधान का मतलब क्या है कि जो भी छोटे मोटे काम राज्य में करने हैं सारे XYZ, यानी उत्पादक वर्ग, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करेगा, तो जो भी उपयुक्त प्रावधान कर दे, अपने गुणों के अकॉर्डिंग काम करता रहे, वो तो उत्पादक वर्ग में आएगा। उपयुक्त संरक्षण, संरक्षण करने वाला क्या होता है, सैनिक, तो वो सैनिक वर्ग में आएगा। उपयुक्त नेतृत्व, जो बढ़िया नेतृत्व कर दे वो क्या, दार्शनिक राजा बन जाएगा। ये तीनों काम उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति उपयुक्त रूप से नेतृत्व कर दे, जो व्यक्ति उपयुक्त रूप से संरक्षण कर दे, जो व्यक्ति उपयुक्त रूप से प्रावधान कर दे, अगर वो अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे सब अपना अपना कर रहे हैं, तो न्याय है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, वेपर। अब यहां बात तो मैंने नहीं समझा दी थी, वेपर को क्यों याद रखना है, वेपर को याद इसलिए रखना है, उपयुक्त शब्द से एग्जाम में आएगा। उपयुक्त प्रावधान, उपयुक्त संरक्षण, उपयुक्त नेतृत्व, सीधा क्या करोगे आप, वेपर। क्या कर दोगे, वेपर। और ये पै कहां से याद रखोगे, ये पै, उपयुक्त वाला पै और वेपर वाला पै, वेपर उपयुक्त। क्लियर, देखते टिक लगा देना, कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बात आ रही है समुदायवादी एक विचारक है जिसका नाम है मैकेंटायर। क्या नाम है, मैकेंटायर। मैकेंटायर,
टायर है, टायर के रूप में याद रखना। समुदायवादी मैकेंटायर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। न्यायपूर्ण व्यक्ति और न्यायपूर्ण राज्य में खुशहाल क्यों, ध्यान रखना, न्यायपूर्ण व्यक्ति वो खुशहाल क्यों है और न्यायपूर्ण राज्य वो खुशहाल क्यों है। यह प्रश्न किसने पूछा? समुदायवादी विचारक मैकेंटायर ने पूछा। किससे पूछा? प्लेटो से पूछा। प्लेटो ने क्या उत्तर दिया? यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने उसका उत्तर क्या दिया। प्लेटो ने उत्तर दिया, न्यायपूर्ण राज्य में इच्छाएं सीमित होती हैं। क्या होती हैं? इच्छाएं क्या होती हैं? सीमित होती है, क्योंकि पूर्ति न होने पर, भाई अगर मानो जो भी न्यायपूर्ण राज्य होगा ना, ये न्यायपूर्ण राज्य मान लो, न्यायपूर्ण व्यक्ति मान लो, दोनों ही मान लो, चाहे व्यक्ति हो चाहे राज्य हो, कोई भी हो सकता है, न्यायपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, राज्य हो सकता है, या न्यायपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। दोनों क्या रखेंगे? अपनी इच्छाएं सीमित रखेंगे, और जब इच्छाएं सीमित रखेंगे ना, तो उनको पूर्ति नहीं होने का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं इतनी है, पूरी होंगी तो ठीक, नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इच्छाएं कम से कम रखना चाहिए। ये बात किसने कही? प्लेटो ने। तो वो करे कि जैसे भाई ये इसने पूछा मैकेंटायर ने कि भाई कैसे कह सकते हो आप, क्या दावा है आपके पास कि जो न्यायपूर्ण राज्य होगा या न्यायपूर्ण व्यक्ति होगा वो खुशहाल होंगे? तब वो कह रहा है कि भाई जब ये न्यायपूर्ण व्यक्ति और न्यायपूर्ण राज्य होंगे ना, तो वहां इच्छाएं सीमित होंगी, और जब इच्छाएं सीमित होंगी तो निश्चित रूप से दुख पैदा ही नहीं होगा। ये बात किसने कही? प्लेटो ने। फिर उसके बाद कि सिर्फ दार्शनिक ही तर्क व इच्छा से जनित सुखों में अंतर कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है, कौन? प्लेटो। किसको? मैकेंटायर को, कि तेरे समझ में नहीं आएगा, तेरे समझ की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही दार्शनिक होता है ना, केवल दार्शनिक ही तर्क और इच्छा से जनित सुख, कि तर्क से क्या सुख पैदा होता है, ठीक है। तर्क और इच्छा, तर्क वाला सुख कितना हाई है, इच्छा वाला सुख कितना गिरा हुआ है, क्योंकि इच्छाएं तो सीमित है, इच्छाएं जो हैं वो तो खत्म होती नहीं है, चलती रहती हैं, और तर्क परिणाम तक पहुंचाता है, जैसे ही परिणाम मिलता है आनंद आ जाता है। लेकिन इच्छा जो होती है ना, इच्छा वो बढ़ती रहती है, एक पूरी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चालू, बराबर चालू रहेगी, तो ये दुख पैदा करेगी। कौन? इच्छा। इच्छा एक बार सुख देती है लेकिन बाद में दुख पैदा होता है। लेकिन तर्क स्थायी सुख देता है। तो तर्क वाले सुख में और इच्छा वाले सुख में हर कोई अंतर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? दार्शनिक। केवल दार्शनिक अंतर कर सकता है तर्क वाले सुख में और इच्छा वाले सुख में। इन दोनों से उत्पन्न जो सुख होता है उसमें केवल दार्शनिक अंतर कर सकते हैं। फिर हम बात करें तीसरा महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट, वो कि बुद्धि से जनित खुशियां ही सच्ची होती है। बुद्धि वाली जो खुशियां होती है ना, तर्क वाली, वही क्या होती है? वो खुशियां ही सच्ची होती है, बाकी तो सब फालतू बात है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो कार्य हैं। न्याय के कितने कार्य हैं? दो कार्य हैं न्याय के। पहला सदाचारिता, दूसरा सामाजिक और राजनीतिक कार्य। पहला कार्य क्या है? सदाचारिता कार्य है, अर्थात अच्छे कार्य करना, सद आचरण करना। दूसरा सामाजिक और राजनीतिक कार्य करना। ये दो कार्य प्लेटो के अनुसार न्याय करता है। मतलब जब न्याय आएगा ना तो दो काम कर देगा। जब भी जहां भी न्याय पैदा होगा, लोगों में अच्छे आचरण पैदा कर देगा। और न्याय कब पैदा होगा? जब वो तीन सद्गुण आएंगे। वो तीनों सद्गुण आते ही क्या पैदा होगा? न्याय पैदा होगा। और न्याय पैदा होते ही क्या होगा? लोग सदाचारी बन जाएंगे और लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। तो दो काम होने लग जाएंगे। फिर कहता है प्लेटो क्या? कि संयम वह सद्गुण है। संयम यह कौन सा था? ये ध्यान रखना भाई, नोट लाकर याद रखना इसको, महत्वपूर्ण है चीज। क्या? संयम कौन सा था? तीसरा, जिससे उत्पादक वर्ग पैदा होता है। ठीक, वो करे कि उत्पादक वर्ग के पास संयम अकेला हो चलेगा, उसके पास अकेला हो चलेगा। लेकिन जो संरक्षक वर्ग था, संरक्षक वर्ग कौन सा था? जिसमें दार्शनिक भी आ गए, जिसमें सैनिक भी आ गए, वो संरक्षक वर्ग थे। तो संरक्षक वर्ग है ना, उनके पास अपने वाला गुण तो है ही। जैसे दार्शनिक के पास बुद्धि है, सैनिक के पास साहस है, वो तो अपना वाला तो है ही उसके पास। लेकिन उसके अपने के साथ साथ उसे हमेशा क्या रखना पड़ेगा? संयम भी अपने पास रखना पड़ेगा। संयम का गुण एनी टाइम उसके पास होना ही चाहिए। समझ में आ रही बात? संयम का गुण हमेशा उसके पास होगा। किसकी बात हो रही है? जो वो जो वर्ग है ना, कौन कौन से? तीनों वर्गों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तीनों वर्गों में संयम होना चाहिए। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। वापस देखो इसको। प्लेटो के अनुसार संयम में सद्गुण है जो संपूर्ण राज्य में पाया जाता है और उसके कण कण में वास करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संयम वाला एक वर्ग था, उत्पादक वर्ग, पढ़ा अपन ने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्लेटो ये कहता है कि उत्पादक वर्ग में केवल संयम होगा चलेगा, लेकिन इससे ऊपर वाले जो दो वर्ग हैं, दार्शनिक और सैनिक,
उसमें उनका अपना गुण कौन सा था? उनका अपना गुण था कि दार्शनिक के अंदर जो है वो बुद्धिमानिकता का, सैनिक के अंदर जो है वो साहस का, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो गुण है कौन सा? तीसरा कौन सा हुआ? संयम वाला। ये संयम वाला भी उन दोनों में होना ही चाहिए, संयम वाला गुण, ठीक है ना। संयम, यहां शब्द संयम है, इसको तृष्णा, केवल तृष्णा से मत ले लेना। यहां बात किसकी कर रहा हूं मैं? केवल संयम की। संयम और तृष्णा ये दो शब्द किसके ऊपर लागू होते हैं? उत्पादक पर। लेकिन जो संरक्षक वर्ग है यानी दार्शनिक, शासक और सैनिक, उसके ऊपर लागू होता है केवल संयम, तृष्णा लागू नहीं होगा। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा उसकी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार वो कह रहा है प्लेटो क्या, कि जो संयम तत्व है ना, ये संपूर्ण राज्य के अंदर कण कण में विराजमान है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्लेटो के अनुसार न्याय, इस संयम का चित्र रखिए। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं न्याय के? दो प्रकार। कौन कौन से हैं? पहला प्रकार व्यक्तिगत, अभी बताया मैंने आपको। दूसरा सामाजिक न्याय, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार काम करेगा, व्यक्तिगत न्याय। और जब समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी आत्मा के गुण के अनुसार काम करेगा, जैसे दार्शनिक वर्ग, बुद्धिमान लोग शासन करेंगे, साहसी लोग सैनिक का कार्य करेंगे, और जो संयमी और तृष्णा वाले वर्ग उत्पादन का कार्य करेंगे, तो ऐसे में समाज में क्या जाएगा? सामाजिक न्याय, यानी समाज का प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करे, यानी कार्य विशिष्टीकरण अपना अपना करेगा तो विशेषता आएगी, कार्य विशेषीकरण आ जाएगा, वो आ जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय आ जाएगा। और जब व्यक्तिगत न्याय की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे। जब वो अपने आत्मा के गुण के अनुसार काम करेगा तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत न्याय आ जाएगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अपन आलोचना की। आलोचना की जब हम चर्चा करेंगे तो तीन प्रमुख विचारकों ने आलोचना की, अंबेडकर, सेबाइन और निस्बेट, तीन ने आलोचना की। सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर की। अंबेडकर ने कैसे आलोचना की? उसने कहा कि जो भारतीय जाति व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था, बस वैसी प्लेटो ने दे दी तो शोषण तो बढ़ेगा। इसको पढ़ देते एक बार। प्लेटो की वर्ण व्यवस्था भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था की तरह शोषण को बढ़ावा देती है। मतलब वो कह रहा है कि भैया भारत में है ना वो शोषण बढ़ रहा है, ऐसा है कैसे? तेरे वाला जो सिस्टम तूने दिया ना वैसे ही सिस्टम से शोषण बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से शोषण तो बढ़ेगा। अब इसका मतलब कि वर्ग व्यवस्था देते ही जो प्लेटो ने वर्ग दिया था उससे शोषण बढ़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद सेबाइन इस बात का कुछ इसके बारे में बात करता है। कौन? सेबाइन। किसकी बात को? अंबेडकर की बात को देखते हुए। क्या कि सेबाइन कौन था? ये एक इतिहासवादी भी है और विश्लेषक भी है, जो विभिन्न विचारक जो बातें देते हैं ना उनकी विश्लेषण भी सेबाइन करता है। प्लेटो की वर्ण व्यवस्था भारतीय जाति व्यवस्था से मिलती जुलती तो है भाई, इसकी बात तो सही है कि कुछ मिलती जुलती दिखाई देती है, जैसे उसमें वर्ग हैं, इसमें भी जातियां हैं, वर्ग हैं, किंतु वैसी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अपने यहाँ क्या होता है, कोई ब्राह्मण पैदा हो गया तो ब्राह्मण ही रहेगा, राजपूत पैदा हो गया तो उसका बेटा राजपूत ही होगा, चाहे उसमें तलवार उठाने की क्षमता ना हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर उत्तराधिकार से क्या मिलती है? जाति मिलती है। और वहाँ कैसे था? प्लेटो वाले सिस्टम में, प्लेटो वाले सिस्टम में योग्यता के अकॉर्डिंग था। तो इसलिए सेबाइन कहता है कि सदस्यता जो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसमें सदस्यता उत्तराधिकार से मिलती थी और यहाँ इस वर्ग में नहीं मिलती, वर्ग में नहीं मिलती, और भारतीय जाति व्यवस्था में जो है उत्तराधिकार से जो है सदस्यता मिलती थी। आखिरी बात करता है निब्सेट या निस्बेट, ठीक है। निस्बेट की बात करूँ तो निस्बेट में से निब्सेट, सेट याद रखना। सेट मतलब सेट कैसे होगा आदमी? देखो प्लेटो की समस्या थी, प्लेटो की एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि भाई व्यक्ति की निरपेक्षता और राज्य की निरपेक्षता, इन दोनों को आपस में सेट कैसे करूं? व्यक्ति भी निरपेक्ष रहना चाहिए, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे, और राज्य के मामले में भी कोई हस्तक्षेप न करे। इन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाना मुश्किल है, क्योंकि जब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ोगे ना तो फिर राज्य को जो है इसमें व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और जब व्यक्ति राज्य के अंदर हस्तक्षेप करेगा तो फिर राज्य स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो बड़ी समस्या थी उसके सामने। दोनों को स्वतंत्र भी रखना चाहता था और दोनों को फ्री भी रखना, मतलब दोनों को कंट्रोल भी करना चाहता था। बड़ी समन्वय की स्थिति के लिए उसने प्रयास किए, यही था उसका मेन टारगेट। ये बात कौन कहता है? निस्बेट। तो ध्यान रखना, उसने एडजस्ट, बैठाया, बेट यानी बिठाया। किसको बिठाया? व्यक्ति की निरपेक्षता को और राज्य की निरपेक्षता को, दोनों को एक जगह बिठाने का प्रयास किया।
ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इसमें अभी भी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, लेकिन हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जब खोजेंगे तो कुछ मिलेगा, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्लाइड में कहीं प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं, लेकिन कोशिश लगातार रहेगी। ठीक है, लगातार आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश शुरुआती स्तर पर है। तो ठीक है, कम भी मिल सकता है आपको, इस समय शायद क्लास थोड़ी छोटी भी हो, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द ही हम सिस्टम को सेट करके और बढ़िया स्थिति में हम आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, इसी प्रयास के लिए सब कुछ किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।